नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने ल्हासा की ओर पाठ का दूसरा भाग पढ़ा। आज हम इस पाठ का अंतिम और तीसरा भाग पढ़ेंगे। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती हैं। टापू ऐसा स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। तो तिंगरी का विशाल मैदान भी पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो एक टापू की तरह मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। वहाँ आसपास के गांव में भी सुमति के कई सारे यजमान थे। यजमान का अर्थ है यज्ञ कराने वाले या ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाले व्यक्ति। तो वहाँ आसपास के गांव में भी बहुत सारे यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। चिरी का अर्थ है फाड़ी हुई, और गंडे का अर्थ है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। तो पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। सुमति के पास में वो मंत्र पढ़ करके गांठ लगाए हुए गंडे थे, जो पतली पतली चीरियों के बने हुए थे, और उसके पास में वो बहुत सारे गंडे थे जो ख़त्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। बोध गया बिहार में है, जहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहाँ से सुमति गंडे बनाकर ले जाते थे। अगर उसके पास गंडे खत्म हो जाते तो बोध गया से ही लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा वो बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लेखक ये सोच रहे थे कि सुमति के यहाँ जान पहचान के लोग बहुत सारे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हफ्ता भर का टाइम यहाँ लगा देंगे। तो मैंने उनसे कहा, यानी सुमति से कहा, कि जिस गांव में आपको ठहरना है उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं ल्हासा पहुंचकर आपको रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया यानी भारवाहक, भार ले जाने वाला, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। लेकिन कह रहे हैं अगर सवेरे जल्दी चल देते तो ठीक रहता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में हमें चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। अगर थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो सकती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। जिस तरफ मुंह था सूरज की तरफ, उधर तो ललाट धूप से जल रहा है, लेकिन पीछे की तरफ कंधा ठंडा हो रहा है, बर्फ हो रहा है। यानी सामने तो गर्मी लग रही है और पीछे ठंड मालूम होती है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। सुमति और किसी से मिलना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि मुझे वहाँ कोई आदमी मिलेंगे। आदमी मिलने का बहाना करके लेखक को भी सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। विहार बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसको विहार कहते हैं। तो आदमी मिलने का बहाना करके सुमति ने लेखक को सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मट्टों
विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार करते हैं बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। तो मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। वहाँ का जो जागीर का काम देखने वाला, खेती का इंतजाम देखने वाला भिक्षु था, उसका सम्मान भी राजा के बराबर था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमशे बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष का अर्थ है सुशिक्षित, सज्जन, सभ्य। तो सेकर की खेती के मुखिया, जो सेकर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमशे थे, वो बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं मेरी वेशभूषा उस समय ठीक नहीं थी, क्योंकि हम भिखारी के वेश में थे। इसलिए उस वक्त अगर वो प्रेम से न भी मिलते तो भी ठीक ही लगता, क्योंकि मेरी वेशभूषा ऐसी नहीं थी कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, वेशभूषा देख करके आदमी को वेशभूषा के हिसाब से उनको इज्जत देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छी वेशभूषा वाला व्यक्ति अच्छा हो। अच्छी वेशभूषा में बुरे विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भिखारी के वेश में होते हुए भी सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमशे उनसे बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। लेखक के अनुसार वहाँ जो उस मंदिर में पोथियाँ रखी हुई थी, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। एक शेर बराबर 933 ग्राम, 1 केजी से थोड़ा कम। तो इतनी बड़ी पोथियाँ थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेखक अब पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त थे, इसलिए इस बार जब सुमति ने अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो इस बार उन्होंने उसे वहाँ जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमशे से विदाई लेकर चल पड़े। धन्यवाद।